हेलो देयर, वेलकम अगेन। नए शुरुआत करेंगे टॉपिक से। जैसे मैंने तुमको कहा था कि ये ऑलमोस्ट एंडिंग अप पार्ट आ चुका है अपना इंटीग्रेशन का, तो विदाउट एनी फर्दर वेस्टिंग टाइम वी शैल बिगिन। थोड़ा ये टॉपिक आज का बड़ा भी रहेगा और थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, जो तुमने पहले कभी किया नहीं है वैसा, तो इसलिए उसको ज़्यादा अपन टॉपिक पे फोकस करेंगे, ना कि इधर उधर की बातें करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अपने को अब सीखना है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अपने को सीखना है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। सर ये क्या होता है, वही समझना है आज। कि अभी तक के जो अपन सीखते आए वो बड़ा ही अलग सा था कि इंटीग्रेशन वो मतलब कुछ फॉर्मूलेस थे उसके ऊपर, या रूल्स के ऊपर, या स्टैंडर्ड रूल्स के ऊपर, या फोर फंडामेंटल इंटीग्रल के ऊपर, या तो फिर उसी में ही 4 फंडामेंटल में उसके डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया उसके ऊपर, या तो फिर 2 स्पेशल फंक्शंस के ऊपर, या उसी में ही फिर अपन ने पढ़ा एक्चुअली 2 स्पेशल फंक्शन में कि अगर न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया और अंडर रूट में आया तो क्या करना। इतनी सारी चीजें अपन ने पढ़ी, लेकिन अपन ने अभी तक एक भी चीज ऐसी नहीं पढ़ी जिसमें फ्रैक्शन आ रहा है और फ्रैक्शन में भी पार्शियल फ्रैक्शन आ रहा है। पार्शियल फ्रैक्शन पहले होता क्या है वो समझना पड़ेगा, और ऐसे समय पे फिर उसका कैसे इंटीग्रेशन लेना है, किसका, वो फंक्शन का, और वो फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू इंटीग्रेशन लेना है। एक ऐसे फंक्शंस आएंगे अपने पास अवेलेबल जिनका इंटीग्रेशन निकलता नहीं अभी तक के जो चीजें अपन ने पढ़ी उससे, अपन ने अभी तक के जो चीजें पढ़ी है उससे इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए तो आया है ना ये कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आता ही नहीं था अगर अभी तक के अगर अपन जो पढ़े उससे सॉल्व हो रहा होता तो। ये कॉन्सेप्ट आया ही गया इसलिए है, ये कलर ही ऐसा है कि हाईलाइट में तो कुछ दिखेगा ही नहीं। हाँ, ये टॉपिक आया ही इसलिए कि अपन ने अभी तक की जो पढ़ा है उसके थ्रू वो सॉल्व होता नहीं। तो किसके थ्रू सॉल्व होगा, कुछ ऐसे टाइप के फंक्शंस रहेंगे, ऐसे कुछ टिपिकल फंक्शंस रहेंगे, ऐसे कुछ टाइप ऑफ फंक्शंस रहेंगे जिसको सिर्फ और सिर्फ मैं पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू ही सॉल्व कर सकता हूं। सिर्फ यार सच में इसको बार बार ऊपर जाने की इच्छा होती है, पता नहीं क्यों। इसको मैं सिर्फ और सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व कर सकता हूं। तो कौन से ऐसे फंक्शन है जिसको मैं सिर्फ और सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकता हूं, वो अपने को आज समझना है। मतलब देखो ये यहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। कैसे टाइप के क्वेश्चंस, ये देखो ये ऐसे टाइप के। न्यूमरेटर में भी इक्वेशन, डिनोमिनेटर में भी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन जो भी बोलो, इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, एक पॉलिनोमियल है। इन सच केस पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया जाता है। देखो क्वेश्चंस कैसे है। अभी तक के ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अपन ने किए ही नहीं है। किए भी है तो पता है क्या, किए भी है ना तो अपने को सिर्फ इतना पूछा जाता था, एट ए टाइम दोनों नहीं पूछा जाता था, और वो दोनों पूछा जा रहा है एट ए टाइम। देखो यहाँ पे तो 3 है। तो इन सच केस ऐसे जब फंक्शंस आ जाते हैं, जब डिनोमिनेटर में फैक्टर्स आने लग जाते हैं, जब डिनोमिनेटर में ये फैक्टर किसके है, ये 2 फैक्टर कौन से इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये इटसेल्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन रहेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, न्यूमरेटर में क्यूबिक इक्वेशन, डिनोमिनेटर में देखो 3 फैक्टर्स है, इसके 2 फैक्टर्स है और ये एक फैक्टर, क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन। ये डी रूट्स क्वाड्रेटिक में, मतलब ये तो पहली बात तो x to the power 4 के फॉर्म में इक्वेशन है। मतलब इन शॉर्ट डिनोमिनेटर में अब एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स आने लगेंगे। डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल्स आने लगेंगे, डिनोमिनेटर एज वेल एज न्यूमरेटर दोनों में मिला के बोलो या स्पेसिफिकली डिनोमिनेटर में बोलो, पॉलिनोमियल्स आने लगेंगे। इन सच केस अपन पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं। मैं टॉपिक पे आ चुका हूं, मैं एक्सप्लेनेशन करना भी चालू कर दिया है मैंने कि पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू कब सॉल्व होता है, जब पॉलिनोमियल प्रेजेंट होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अभी तक के जो तुम कर रहे थे सर यहाँ पे भी तो पॉलिनोमियल ही था, अरे पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था सर, डिनोमिनेटर में था सर, डिनोमिनेटर में तो था, हाँ तो न्यूमरेटर में नहीं था। देखो न्यूमरेटर में नहीं था, डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में नहीं था। ये ऐसी कंडीशन जहां पे पॉलिनोमियल, सर पहली बात तो हमको पॉलिनोमियल ही नहीं पता है। अरे पॉलिनोमियल मतलब ये हो गया ax to the power n plus bx to the power n minus 1 plus cx to the power n minus 2 प्लस एंड सो ऑन, ये चलते जाता है। कहां तक के, z ले लो एक, z मतलब क्या, x की पावर 0 तक के, x की पावर 0 तक के, इसको मैं बोलता हूं पॉलिनोमियल। सर ये छोटा भी रह सकता है क्या पॉलिनोमियल, हाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये पॉलिनोमियल है। इक्वल टू 0 ये इक्वेशन हो गया,
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 इन इक्वेशन हो गया। ये इनइक्वालिटीज जो अपन ने पढ़ा था ये इक्वेशन हो गया। इसको मैं एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल बोलता हूं, एक्सप्रेशन बोलो या पॉलिनोमियल बोलो। तो जब कभी भी पॉलिनोमियल तुम्हारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ रहा है, स्ट्रिक्टली डिनोमिनेटर में आ रहा है, जिसको अपन सॉल्व नहीं कर सक रहे, ऐसे समय पे वी यूज पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बट पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है उसके पहले अपन 2-3 टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं और फिर पार्शियल फ्रैक्शन पे जंप करेंगे। उसके पहले अपन थोड़े 2-3 टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। रैशनल फंक्शन या रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है? रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है कि इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल, मतलब क्या एफ ऑफ एक्स ऐसा पॉलिनोमियल रहेगा एक, और फाई ऑफ एक्स ऐसा एक पॉलिनोमियल रहेगा। कुछ भी रह सकता है, कुछ भी, नॉट नेसेसरीली कि ऐसे ही रहेगा, ये ऐसा भी रह सकता है। ये एक पॉलिनोमियल हो गया और ये भी एक पॉलिनोमियल ही हो गया, ठीक है ना? हाँ, कुछ भी रह सकता है। और पॉलिनोमियल इन एक्स, देन द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, देखो इन दोनों पॉलिनोमियल का अगर डिवीजन हो रहा है इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन और रैशनल फ्रैक्शन ऑफ एक्स। अगर दो पॉलिनोमियल का डिवीजन होता है तो मैं उसको बोलता हूं रैशनल फ्रैक्शन। अगर दो पॉलिनोमियल का डिवीजन होता है तो मैं उसको बोलता हूं रैशनल फ्रैक्शन। फिर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? एक टर्मिनोलॉजी होगी रैशनल फ्रैक्शन की, दूसरी टर्मिनोलॉजी अपने को पढ़ना है दैट इज प्रॉपर रैशनल फंक्शन। रैशनल में तो मैं ये भी बोल सकता हूं, रैशनल मतलब कैसे रैशनल भाई? मतलब हर एक चीज तो रैशनल फंक्शन ही है, रैशनल फ्रैक्शन ही है। हाँ, हर एक चीज मतलब क्या सर, आपको क्या बोलना है? देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये भी मेरा फ्रैक्शन ही तो है। या एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स प्लस 2, ये भी तो मेरा फ्रैक्शन ही है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है ना, इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है? या तो x प्लस 2x अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इन तीनों में डिफरेंस है, इन तीनों में डिफरेंस है। तो अब कौन सा रैशनल फंक्शन, कौन सा प्रॉपर रैशनल फंक्शन और कौन सा इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, अब अपन वो समझेंगे। भाई हर एक डिनोमिनेटर में अगर आ गए दो फंक्शंस का, अगर दो पॉलिनोमियल का अगर डिवीजन हो रहा है तो वो तो रैशनल तो रहेंगे, ऐसे तो हर कोई रैशनल रहेगा। लेकिन डिफरेंस है ना इसमें और इसमें इन तीनों में डिफरेंस है ना 1 2 3 में। तो ऐसा क्या डिफरेंस है? तो पहला देखो, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोलो या प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बोलो, दे आर वन एंड द सेम थिंग। इफ द डिग्री ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन द डिग्री ऑफ फंक्शन ऑफ फाई ऑफ एक्स, देन द रैशनल फंक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ये रैशनल फंक्शन को मैं प्रॉपर रैशनल बोलूंगा कब? जब ये किस्सा होगा तब। मतलब सर दिस इज माई प्रॉपर रैशनल फंक्शन और फ्रैक्शन जब न्यूमरेटर की पावर इज लेस देन डिनोमिनेटर की पावर। जब न्यूमरेटर की पावर इज लेस देन डिनोमिनेटर की पावर, इन सच केस आई कैन से दैट द फंक्शन इज प्रॉपर रैशनल फंक्शन और प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, आइदर ऑफ द थिंग्स। इम्प्रॉपर कब होगा? उल्टा इसका। किसका उल्टा? प्रॉपर का। एफ ऑफ एक्स की पावर ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर फाई ऑफ एक्स से। ये देखो, ये हो गया मेरा इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। देखो इन्होंने यहां पे लिख के भी दिया है। आप अगर आप आगे भी पढ़ेंगे अपन, पहले तो अपन ये टर्मिनोलॉजी समझ रहे थे सारी। मतलब इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होगा? एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ फाई ऑफ एक्स, और भी इक्वल टू भी है, इक्वल टू भी है मतलब ये भी, ये दोनों भी सेम है। मतलब ये दोनों भी इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है और ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, ठीक है? एंड कैन बी रिटन एज द सम ऑफ पॉलिनोमियल
and a proper rational function by dividing f of x by phi of x। ये क्या बोल रहे हैं आगे कि भाई इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या है? इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन एक तो ऐसी चीज है जिसमें f of x की डिग्री इज ग्रेटर देन phi of x की डिग्री और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। साथ ही साथ में वो लोग ने आगे बोला है कि इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को मैं लिख सकता हूं एज अ सम ऑफ पॉलिनोमियल एंड प्रॉपर रैशनल फंक्शन बाय डिवाइडिंग phi of x f of x by phi of x। मतलब f of x को अगर मैं phi of x से डिवाइड कर दूं तो आई कैन राइट इम्प्रॉपर फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल और प्रॉपर रैशनल फंक्शन का अगर मैं सम लूं तो मेरे को इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन मिलता है। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन मेरे को मिलता है। ये उन्होंने बात आगे एक्सटेंड करके बताई है कि इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन तो पहली बात वो चीज है जिसका न्यूमरेटर की डिग्री एक तो ग्रेटर देन है या तो इक्वल है किसके, डिनोमिनेटर के बराबर। साथ ही साथ उन्होंने ये चीज बोली कि इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन कैन बी रिटन एज, उसको रीराइट किया जा सकता है, उसको रिफॉर्म किया जा सकता है। कैसे फॉर्म में? सम के फॉर्म में, एडिशन के फॉर्म में। लेकिन किसका एडिशन? पॉलिनोमियल का, एक पॉलिनोमियल प्लस प्रॉपर रैशनल फंक्शन। प्रॉपर रैशनल फंक्शन यानी कौन सी चीज? एक ऐसी चीज, एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर का पावर यानी बोलो डिग्री, न्यूमरेटर की डिग्री इज लेस देन डिनोमिनेटर की डिग्री। न्यूमरेटर की डिग्री इज लेस देन डिनोमिनेटर की डिग्री। इन दोनों का अगर मैं सम करूं तो आई विल गेट, किन दोनों का? पॉलिनोमियल और प्रॉपर रैशनल फंक्शन का अगर मैं सम करूं तो आई विल गेट अ इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ये उन्होंने बोला। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिख रखा है पूरा, देखो x क्यूब अपॉन एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये देखो ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि व्हेन आई मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स व्हाट आई गेट इज एक्स स्क्वायर, व्हेन आई मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स व्हाट आई गेट इज एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट 6x ये प्लस 6x माइनस 5x प्लस 6। न्यूमरेटर का पावर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर का पावर। मतलब ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फंक्शन है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, इज एन इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब मैं इसको कैसे एक्सप्रेस कर रहा हूं? देखो एक पॉलिनोमियल ले लिया x प्लस 5 और यहां पे देखो 19x माइनस 30 अपॉन, ये तो कॉमा है, ठीक है ना, ये x इसके पावर में नहीं है, ये यहां पे कॉमा है, ये अलग से कॉमा है, वो ये x माइनस 3 के पावर में नहीं है। क्या? ये जो है वो कॉमा है, वो पावर में नहीं है x माइनस 3 के, ठीक है ना। ओके, तो क्या बोल रहे हो लोग? एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 कैन बी रिटन एज x प्लस 5 प्लस ये देखो ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा प्रॉपर रैशनल फंक्शन। कैसे? न्यूमरेटर की डिग्री देखो 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, डिग्री 2 है। मतलब न्यूमरेटर की डिग्री इज लेस देन डिनोमिनेटर की डिग्री। मतलब इम्प्रॉपर फंक्शन इज द सम ऑफ पॉलिनोमियल एंड द प्रॉपर फंक्शन विच इज, अब यहां पे आगे उन्होंने वही लिखा है, विच इज द सम ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन x प्लस 5 एंड प्रॉपर फंक्शन ये एक तो एक एग्जांपल के तौर पे तुमको बताया जा रहा है कि इम्प्रॉपर फंक्शन को लिखा जा सकता है कैसे। वो कैसे आया वो भी बताया उन्होंने, डिवाइडिंग f of x बाय phi of x। f of x को डिवाइड करो phi of x से तो आपको वो आंसर मिलेगा, ठीक है। आई बात समझ में? ओके, तो ये था अपनी 3 टर्मिनोलॉजीज बिफोर अंडरस्टैंडिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब अपन समझते कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। हमको रैशनल फ्रैक्शन पता है, हमको प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन पता है, हमको इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन पता है। यहां मैं रादर बोलूंगा कि मेरे को प्रॉपर रैशनल फंक्शन या रैशनल फ्रैक्शन पता है, मेरे को पार्शियल नहीं पता है। पार्शियल ये शब्द का मतलब क्या होता है? आई एम पार्शियल विथ हर और आई एम पार्शियल विथ हिम। इसका मतलब कि वो मेरा कुछ लगता है इसलिए मेरा डिसीजन जो है वो पार्शियल है अगेंस्ट हर। पार्शियल है मतलब क्या? कि उसके लिए है, उसके तरफ है, मतलब ना पूरा इस तरफ है, मैं पार्शियल हूं उसको लेके। मैं पार्शियल क्यों? वो समझ रहा है ना, वर्ड का मतलब समझ रहा है ना। अभी उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करते बैठता हूं मैं, ठीक है। आ जाओ पार्शियल फ्रैक्शन, फिर यहां पे क्या होता है वो समझ लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन अपने मैथ्स में और इंटीग्रेशन में ये फ्रैक्शन ये शब्द का मतलब क्या हो रहा है वो समझ लेते हैं। प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ गिवन फंक्शन, इस फंक्शन को अलजेब्रिक सम ऑफ सिंपलर फंक्शन फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस करना इस पॉलिनोमियल को। मतलब देखो ये जो है ये गलत है, अभी भी ये इम्प्रॉपर फंक्शन को मैंने एक्सप्रेस किया पॉलिनोमियल और प्रॉपर फंक्शन के इसमें, पॉलिनोमियल और प्रॉपर रैशनल फंक्शन के इसमें मैंने इसको एक्सप्रेस किया।
पर पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? एक एक्सप्रेशन को, ये एक्सप्रेशन को अल्जेब्रिक सम, किसमें? अल्जेब्रिक सम में। अल्जेब्रिक सम मतलब ये ऐसा, अल्जेब्रिक सम ऑफ सिंपलर फ्रैक्शन। सिंपलर फ्रैक्शन यानी क्या? ये देखो, ये ऐसा सिंपलर फ्रैक्शन हो गया। ये सिंपलर फ्रैक्शन नहीं है, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। सिंपलर फ्रैक्शन यानी कि वो चीज जो सिंपली पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होती है, और उसमें भी मोस्ट स्पेसिफिकली एक तो पी जो है वो एफ ऑफ एक्स होगा, या तो क्यू जो है वो फाई ऑफ एक्स होगा। दोनों भी एट अ टाइम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नहीं आएंगे। जैसे यहां पे तुम देख सकते हो, यहां पे एफ ऑफ एक्स भी आ गया है और यहां पे फाई ऑफ एक्स भी आ गया है। बट एक सिंपलर फ्रैक्शन विल बी ओनली ऊपर कांस्टेंट और डिनोमिनेटर में फाई ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स, आइदर ऑफ देम, उसको बोलता हूं मैं सिंपलर फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं किसको? ये फंक्शन को। कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं? अलजेब्रिक सम में। लेकिन किसका अलजेब्रिक सम? एक सिंपलर फ्रैक्शंस का, एक सिंपलर फ्रैक्शंस का। ये देखो, कंसिडर अ फ्रैक्शन। फिलहाल तो तुम इस पे ध्यान नहीं दो, फिलहाल तुम इस पे ध्यान नहीं दो। ये देखो, तुम इसको ध्यान में रखो। क्या बोला है तुमको? एक फ्रैक्शन दे रखा है तुमको, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये हो गया मेरा f ऑफ x, ये हो गया मेरा फाई ऑफ x। अब अगर मैं इस प्रोसेस को, इस फंक्शन को अलजेब्रिक सम में लिखूं लेकिन सिंपलर फ्रैक्शन के, तो वो होगा पार्शियल फ्रैक्शन। वो कैसे लिखते हैं उसके आगे स्टेप्स है अपने को समझने के लिए। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन है क्या? वो ये है, ये देखो, वो है ये 4 अपॉन 3 x माइनस 3 माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। ये है मेरा पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये हो गया मेरा सिंपल फ्रैक्शन एंड अलजेब्रिक ऑपरेशन। अलजेब्रिक ऑपरेशन ये क्या है? माइनस है यहां पे। आया बात समझ में? तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? ये होता है पार्शियल फ्रैक्शन। क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन? मैं इसको बॉक्स बना लेता हूं रेड में। ये है मेरा पार्शियल फ्रैक्शन। इसको बोला जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन किसका? इसका। किसका? इसका। कैसे आया वो? अब वो आगे समझेंगे अपन। वो कैसे आया वो आगे अपन समझते हैं। ये क्यों नहीं पकड़ रहा है यार? अब ये आया कैसे अपने को वो समझना है, ठीक है? चलो आ जाओ। हियर द फ्रैक्शन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ये जो फ्रैक्शन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ये LHS है मेरा और ये RHS है, ठीक है? Here the fraction on left hand side has been combined into a single fraction on the right hand side. If by some process we can break this fraction into parts, then the fraction into which the original fraction is broke up, ये original fraction था अपना, ये original fraction था, इसको मैंने broke up किया इन दो fractions में, are called their partial fractions। ये बोला ना मैंने, ये partial fractions हो गए किसके? इसके। In other words, 4 upon x minus 3 and minus 3 upon x minus 2 are partial fractions of x plus 1 upon x square minus 5x plus 6. Partial fractions of x plus 1 upon x square minus 5x plus 6. अब हाउ टू रिजॉल्व? अपना मेन मतलब क्वेश्चन ये है, सर हमको ये तो समझ में आ गया पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। मतलब जब कभी भी इंटीग्रेशन सर ऐसे फॉर्म में आ जाए, कैसे फॉर्म में? f ऑफ एक्स अपॉन फाई ऑफ एक्स के फॉर्म में अगर आ जाए, पॉलिनोमियल का डिनोमिनेटर में आ गया, दोनों भी पॉलिनोमियल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दो पॉलिनोमियल का डिवीजन हो रहा है, और इन सच केस हमको अगर इंटीग्रेशन लेना है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन से लेंगे। और पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होता है? सर हम इसको ब्रेक करेंगे सिंपलर फ्रैक्शन में, और उनका एक तो एडिशन नहीं तो सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन नहीं तो सब्ट्रैक्शन होगा। वेरी गुड सर, लेकिन ये सवाल है हमारा कि हाउ टू रिजॉल्व, वो प्रोसेस क्या है जिससे हम ये f ऑफ एक्स और फाई ऑफ एक्स को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सके। पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सके। तो आ जाओ नीचे वर्किंग रूल। टू रिजॉल्व
इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। पहले तो ये पहली बात तो अपनी एक बात हमेशा दिमाग में डाल दो कि ये प्रॉपर फंक्शन नहीं है, ठीक है। अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं है, दिमाग में डालो, मतलब अगर नहीं है मतलब हमेशा नहीं है ऐसा नहीं, अगर नहीं है तो इफ है यहां पे क्योंकि लिखा हुआ, अगर ये प्रॉपर फंक्शन है, प्रॉपर फंक्शन मतलब कौन सा सर, अरे भाई ये डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर वो नहीं है तो पहले उसको रिड्यूस करो और बनाओ, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन उसी का निकलता है जिसका डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, एज यू कैन सी और ऑब्जर्व हियर। इसका डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब ये डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको ऐसा भी लिखा जाता है कभी कभी, इज लेस देन डिग्री ऑफ फाई ऑफ एक्स। ये लिखने का मतलब ये डी मतलब डिग्री डिनोट कर रहा है, ठीक है। मतलब डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ फाई ऑफ एक्स। इन सच केस आई कैन यूज पार्शियल फ्रैक्शन, पर अगर यदि नहीं रहा तो उसको पहले करना पड़ेगा प्रॉपर फंक्शन में। कैसे करेंगे? डिवाइडिंग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। क्या करेंगे? डिवाइडिंग न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे किससे? डिनोमिनेटर से, और इन सच केस अपने को वो मिलेगा प्रॉपर फंक्शन। समझेगा, अगर वो कैसे करते वो समझेगा, बट तुमको आएगा नहीं इतना। बट अगर आ भी जाते हैं तो मेरे पास में एक आधा क्वेश्चन होगा जिससे अपने को रिड्यूस करना पड़े, तो आ जाएगा तुमको, ठीक है। पहला कंडीशन तो ये कि चेक, पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस करने के पहले वी हैव टू चेक वेदर दिस एफ ऑफ एक्स अपॉन फाई ऑफ एक्स इज प्रॉपर फंक्शन और नॉट, प्रॉपर रैशनल फंक्शन और नॉट। नहीं है तो करो, ओके। अच्छा, अगर चलो नहीं था तो कर लिया, ओके। और अगर ऑलरेडी था तो स्टेप 2 पे आ जाना है। अगर ऑलरेडी था तो स्टेप 2 पे आ जाना है, और अगर नहीं था तो स्टेप 1 से स्टेप 2 पे आना है। अभी रिजॉल्व द डिनोमिनेटर इनटू सिंपल फैक्टर्स, लीनियर और क्वाड्रेटिक एज फार एज पॉसिबल। ये देखो, ये लीनियर में किया अपन ने इसको, इसमें अपन ने उसको लीनियर में किया। वही बोल रहे कि अगर पहले प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा तो पहले प्रॉपर फंक्शन करो। प्रॉपर फंक्शन हो गया तो अब डिनोमिनेटर मतलब क्या? ये देखो, ये इसको लीनियर में या तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो, लीनियर में या तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो। आई बात समझ में? हाँ। तीसरी स्टेप, अब आ जाओ तीसरी स्टेप पे। चलो, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। द फैक्टर फाई ऑफ एक्स मस्ट मे कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। अब सवाल ये है कि इसमें ये जो फैक्टर आया है, ये जो फैक्टर आता है इसका, ये जो फैक्टर, इसका जो फैक्टर आया है यहां पे, ये इसके अलग अलग फॉर्म आ सकते हैं, नॉट नेसेसरीली कि सिर्फ ऐसे ही फॉर्म में आएगा। इसके 3 अलग अलग फॉर्म है। पहला फॉर्म when denominator consists of non-repeated linear factors, मतलब क्या? देखो यहां पे ये इसको क्या बोलते हैं अपन? x-3 क्या है? मेरा फैक्टर है जिसका अगर मैं वैल्यू इसका अगर x-3 इक्वल टू 0 में लू और x इक्वल टू मेरे को 3 मिल रहा है, मतलब मेरा x इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। क्यों? क्योंकि मैं जब इसमें 3 पुटअप करता हूं तो 9 - 15 + 6 आई गेट आंसर 0। दूसरा x-2, तो x इक्वल टू 2। अगेन ये x-2 वॉज माई वॉट? फैक्टर। ये दोनों मेरे क्या थे? फैक्टर थे। और ये फैक्टर इसलिए थे क्योंकि जब इनकी वैल्यू अगर मैं इसमें इक्वेशन में पुटअप करूं तो आई यूज्ड टू गेट द आंसर 0। कैसे? 2 पुटअप करता हूं मैं, 4 - 10 + 6 आई गेट आंसर 0। इसका मतलब पहला तो ये कि ये पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ, दूसरा, अब जब पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है तो अपने को चेक करना है कि ये जो फैक्टर्स है डिनोमिनेटर, इसके जो फैक्टर्स है डिनोमिनेटर के, इसके जो फैक्टर्स है ये कैसे है? रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड है, कैसे है? तो अपने को इसके जो फैक्टर्स मिले हैं वो मिले x-2 और x-3। तो ये तो लीनियर है। पहली बात तो देखो, पावर 1 है, और दूसरा नॉन रिपीटेड है। नॉन रिपीटेड है मतलब क्या? कि कभी कभी पॉसिबिलिटी ये होगी कि तुमको एक आधे डिनोमिनेटर का जो इक्वेशन रहेगा, पॉलिनोमियल रहेगा, उसका तुमको रूट मिलेगा x-1, x-1, ऐसा तुमको मिलेगा। तो इन सच केस ये क्या हो गया? रिपीटेड हो गया। ये x-1 होल स्क्वायर हो गया, रिपीटेड हो गया। तो ऐसे समय पे क्या करना है, वो भी कंडीशन है अपने पास में। ऐसे समय पे क्या करना है, उसके लिए भी अपने पास में एक कंडीशन है। ठीक है, आई बात समझ में?
बहुत सारी चीजें मैंने इसमें बोल दी है तुमको बहुत फटाफट। ऑलमोस्ट आधा तो ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया है अपना। मैंने क्या क्या बोला है तुमको अगर अभी भी बाउंसर गया होगा तो पीछे जाके फिर से स्टार्टिंग से देखो, ठीक है? ओके। और इससे मैं ज्यादा स्लो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि i5 i7 वाले प्रोसेसर्स वालों को इसमें दिक्कत आने लग जाएगी। नहीं तो i3 वालों के लिए आई वुड सजेस्ट कि क्योंकि अपना अभी ये स्टेप 3 कंप्लीट हो गया है और अपन अभी केसेस पे जाने वाले, केसेस पे जा रहे हैं मतलब अपन पार्शियल फ्रैक्शन को अब सॉल्व करना चालू करने वाले। तो आई वुड सजेस्ट कि एक तो ये वाला देख के समझ गया तो ठीक, आगे वाला पार्ट नहीं तो रिवाइंड कर लो, पीछे जाओ और वापस देखो। i3 प्रोसेसर्स, i5 i7 वालों को तो टेंशन नहीं है, दे वुड अंडरस्टैंड। अगर उनको भी नहीं समझा तो पीछे जाओ, ऐसा होगा ही नहीं कि नहीं समझेगा क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें इतना, ठीक है? चलो सो आ जाओ। अब अपना पहला केस है, जैसे अब ये पार्शियल फ्रैक्शन में आ गया, अपन पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया और पार्शियल फ्रैक्शन में अपने को ये पता चला कि व्हेन आई रिजॉल्व्ड इट इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन तो मेरे को जो डिनोमिनेटर्स में मिले मेरे को वो मिले नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का मतलब सर एक बार बता दो। चलो देखो, आ जाओ मेरे साथ साथ। अब देखो यहां पे अपने को सिर्फ रिजॉल्व करना है, अपने को इसको सॉल्व नहीं करना है, तो मैं सिर्फ रिजॉल्व करके रखूंगा पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है? देखो मैं रीराइट कर रहा हूं इसको, इंटीग्रेशन 7x - 1 अपॉन 1 - 5x + 6x स्क्वायर dx। अपने को इसको पहले तो रिजॉल्व करना है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, तो अपने को इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है मतलब क्या? वी नीड टू रिजॉल्व इट इनटू द फॉर्म ऑफ सिंपलर फैक्टर्स, सिंपलर फ्रैक्शंस, और उनके बीच में एक अलजेब्रिक सम या मतलब एक अलजेब्रिक सम होना चाहिए। अलजेब्रिक सम यानी क्या? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस, ये दोनों में से होना चाहिए। एक तो प्लस नहीं तो माइनस, एक तो प्लस नहीं तो माइनस, दोनों में से एक होना चाहिए। अब देखो पहला स्टेप मेरा क्या था कि चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन और नॉट। प्रॉपर रैशनल फंक्शन है कि नहीं ये बताओ मेरे को ये बताओ सर। मैं एक बार रीराइट कर लूं क्या इसको? हाँ लिख लो, 6x स्क्वायर - 5x + 1। सर ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। कैसे बेटा? क्योंकि सर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो क्या मेरे को स्टेप 1 को यूज करने की जरूरत है क्या? नहीं सर। क्यों? क्योंकि स्टेप 1 सेज दैट कि अगर ये नहीं रहा प्रॉपर तो उसको प्रॉपर बनाओ। ये तो प्रॉपर है ऑलरेडी, तो स्टेप 2 पे आ जाओ। स्टेप 2 क्या बोलते हैं? रिजॉल्व द डिनोमिनेटर इन सिंपल फैक्टर। सिंपल फैक्टर मतलब क्या? इसके फैक्टर्स क्या रहेंगे मेरे को बताओ पहली बात तो। 6, दो नंबर जिसका प्रोडक्ट 6 है और एडिशन -5 है, -3 - 2। तो देखो x - 3 x - 2। अब देखो क्या ये लीनियर फैक्टर्स है? यस। क्या ये नॉन रिपीटेड है? यस। यही तो अपना केस 1 है कि मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में इसको भी कन्वर्ट, अभी तक ये पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हुआ, लेकिन जो डिनोमिनेटर का जो फैक्टर्स थे वो नॉन रिपीटेड और लीनियर थे। अब मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं और अब ये तुम अच्छे से दिखना कि मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं। फिलहाल तो मेरे को इंटीग्रेशन का कोई काम नहीं है, तो आई विल नॉट कंसिडर इंटीग्रेशन। मैं यहां पे से कर रहा हूं अब 7x - 1, क्योंकि मैं पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मेरे को फिलहाल के लिए इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन में बाद में ऑपरेट कर लूंगा। देखो मेरी प्रोसीजर क्या है, a/x - 3 b/x - 2। सर ये क्या किया मैंने? क्या किया पता है क्या? मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दिया। ये देखो डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दिया। और अब देखो क्या ये सिंपल फ्रैक्शंस है क्या? हाँ सर। और मैंने तुमको क्या बोला था पार्शियल फ्रैक्शन में कि ऊपर कांस्टेंट आएगा और डिनोमिनेटर में फंक्शन आएगा। देखो ऊपर कांस्टेंट आया और डिनोमिनेटर में क्या आया? फंक्शन आया। डिनोमिनेटर में फंक्शन आया। तो सर लेकिन ये a और b को फाइंड आउट कैसे होगा? देखो 7x - 1 अपॉन x - 3 x - 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, x - 3 x - 3 x - 2। क्या ये और ये कैंसिल हो गया? हाँ सर कैंसिल हो गया। अब आ जाओ यहां पे, बचा क्या? 7x - 1 = a x - 2 + b x - 3। अब क्या करेंगे सर? अरे भाई अब देखो, अब अपने को a और b की वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये देखो ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन था और ये उसका पार्शियल फ्रैक्शन है।
तो भाई मेरे को पार्शियल फ्रैक्शन में वैल्यूज तो चाहिए ना ए और बी की, तभी तो मैं इंटीग्रेशन लेके सॉल्व कर पाऊंगा, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ही ये है कि तुम एक तो इसमें कन्वर्ट करो, और देन यू टेक द इंटीग्रेशन ऑफ दिस पिंक हाईलाइटेड वन। तुमको इंटीग्रेशन इसका लेना है, पिंक जो हाईलाइटेड है ना पिंक उसका, तो उसके लिए तुमको पहले ए और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए और बी की वैल्यू कैसे पता की, तो दोनों को इक्वल किया, ये दोनों को इक्वल किया, डिनोमिनेटर को कॉमन किया, डिनोमिनेटर कैंसिल किया, अब क्या आ गया, अब आ गया 7x माइनस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3। अब क्या करेंगे, देखो अब मैं पुट करता हूं x इक्वल टू 3, मैं जैसे x इक्वल टू 3 पुट अप करता हूं तो b 0 हो जाएगा, और मेरे को a का आंसर मिलेगा। देखो 7 इंटू 3 माइनस 1 a 3 माइनस 2 प्लस b 3 माइनस 3, 21 माइनस 1 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस b इंटू 0, तो ये मेरे को दे देगा a इज इक्वल टू 20, मेरा a आ गया 20। अब एंड x इक्वल टू 2 पुटअप करूंगा मैं, और अब मैं x इक्वल टू 2 पुटअप करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो 7 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 2 प्लस b इंटू 2 माइनस 3, 14 माइनस 1 इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू माइनस 1, मतलब ये हो गया 13 इक्वल टू माइनस b, दिस इंप्लाइज b इक्वल टू माइनस 13। सर इसका मतलब अपने को a और b निकालने के लिए दोनों में से एट अ टाइम किसी एक को जीरो करना पड़ेगा, और वो जीरो तब होगा जब उससे एसोसिएटेड वाला फैक्टर की वैल्यू में एज इट इज पुटअप कर दो। फैक्टर की एसोसिएटेड वैल्यू क्या, मतलब ये फैक्टर है x माइनस 2, इसकी वैल्यू क्या है x माइनस 2 के x इक्वल टू 2, कैसे आया, अरे भाई ये फैक्टर है ना, यहाँ पे लिखा है ना मैंने, ये देखो फैक्टर है मतलब क्या है, रूट है मतलब क्या है, रूट है, इसका मतलब वो सेटिस्फाई करेगा, और रूट्स के दम पे तो फैक्टर्स मिलते हैं, सबसे पहले फैक्टर्स मिलते हैं, और फैक्टर्स पे से क्या मिलते हैं अपने को, सबसे पहले अपने को क्या मिलते हैं, फैक्टर्स मिलते हैं, और फैक्टर्स पे से क्या मिलते हैं अपने को, रूट्स मिलते हैं, क्योंकि फैक्टर प्रोवाइड एज रूट्स। तो जो फैक्टर की वैल्यू है वो एज इट इज पुट अप कर देंगे तो मेरे को ए और बी दोनों मिल जाएंगे। तो फर्स्ट अगर मेरे को बी फाइंड आउट करना है तो मैं ए की वैल्यू 0 कर दूंगा, और अगर मेरे को ए फाइंड आउट करना है तो मैं बी की वैल्यू 0 करूंगा, और अकॉर्डिंगली मेरे को आंसर मिलेगा, नाउ दैट आई हैव ए एंड बी विथ मी, मैं यहाँ पे उसको रिप्लेस कर देता हूं, देखो तो क्या आएगा मेरा, फाइनली 7x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू वॉज 20 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 प्लस b की वैल्यू वॉज माइनस 13 अपॉन x माइनस 2। ओफो, अरे ये पूरा ही गलत हो कर दिया मैंने सॉल्व, इक्वेशन गलत हो गया अपना, ये एक्स स्क्वायर और ये 6 चाहिए था, इक्वेशन गलत हो गया, सॉरी, एक करेक्शन कर दोगे इक्वेशन में, ये एक्स स्क्वायर प्लस 6 चाहिए था, ये यहाँ पे 6 चाहिए था बस, बाकी कुछ भी नहीं। हाँ, इक्वेशन गलत लिख दिया मैंने, इस वजह से वो आंसर अपना ये फैक्टर्स गलत है। एक्चुअली अगर इक्वेशन ओरिजिनली अगर 6x स्क्वायर रहता तो ये फैक्टर्स नहीं आते, एक्चुअली वो मेरे बुक में, मेरी जो नोट्स है उसमें 6 माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे 6x स्क्वायर हो गया वो गलती से प्रिंट, इसलिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ओके, प्लीज डू एडजस्ट इट, ओके। नाउ अपने को ये आ गया अपना, अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन, नाउ दिस इज माय पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन किसका पार्शियल फ्रैक्शन, partial fraction of this. Now I need to find the integration. किसका इंटीग्रेशन लेना है भाई मेरे को, इसका, तो अल्टीमेटली मैं इंटीग्रेशन अगर इसका ले रहा हूं तो मैं इंटीग्रेशन इसका भी ले रहा हूं, दोनों का। और क्या तुम्हें एक बात पता है, इंटीग्रेशन ये 20 बाहर dx अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 13 बाहर इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स माइनस 2। भाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता था, log x, यहां पे क्या है x माइनस 3 है, तो ये क्या होगा 20 log x माइनस 3 माइनस 13 log x माइनस 2 प्लस c। सर इसका मतलब जब भी अपन पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे 98% टाइम्स द आंसर विल बी log, यस 98% टाइम्स द आंसर विल बी
लॉग। ठीक है, आई बात समझ में? ये क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर लेंगे आप, और बाकी तो सब सेम था। तुम्हारा यहां पे हैम्पर नहीं हो रहा था कुछ भी, यहां पे तुम्हारा हैम्पर नहीं हो रहा था। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द सिंपलर फ्रैक्शन। अपना मुद्दा ये था कि भाई ये आया कैसे, ये आया कैसे। तो अब देखो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं अपन। अब इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं अपन। यहां पे x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखो क्या होगा, पहले तो मैं इसको फैक्टर्स में लिख दूंगा। अगेन इसके फैक्टर्स x माइनस 3 x माइनस 2 है। अब मैं इसको कंसिडर करता हूं x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 x माइनस 2, और यहां पे मैं लिख देता हूं a अपॉन, पहला क्या आएगा डिनोमिनेटर x माइनस 3, दूसरा क्या आएगा डिनोमिनेटर x माइनस 2। सर कांस्टेंट क्यों लेते हैं? क्योंकि सिंपल फ्रैक्शन बोला है इसलिए लेते हैं। a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब मेरा आ गया x प्लस 1 इक्वल टू a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 3। सी अपना a का आंसर 4 और b का आंसर माइनस 3 आना चाहिए। a का आंसर 4 और b का आंसर माइनस 3 आना चाहिए। और इंटरचेंज भी हो तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों में वही चाहिए, इंटरचेंज भी हो तो चलेगा, पर फिलहाल तो 4 और माइनस 3 ही है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, देखो चलो नाउ व्हाट आई विल डू इज, अगर मेरे को a फाइंड आउट करना है तो मेरे को b को 0 करना पड़ेगा, मेरे को x को 3 पुटअप करना पड़ेगा। मतलब ये हो गया 3 प्लस 1 इक्वल टू a 3 माइनस 2 प्लस b, ये 3 माइनस 3 0, मतलब ये चले गया, और ये 3 माइनस 2 इज 1, मतलब a कितना आ गया, देखो 4 आ गया a, ये देखो 4 अपॉन एक्स माइनस 3, ये देखो 4 अपॉन एक्स माइनस 3। सिमिलरली माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 आना चाहिए, इसकी वैल्यू माइनस 3 आनी चाहिए। देखो मेरे को अब b फाइंड आउट करना है तो मेरे को a 0 करना पड़ेगा, a 0 करना पड़ेगा, तो मैं क्या पुटअप करूंगा, x के जगह 2, जैसे मैं 2 पुटअप करूंगा a 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 2 माइनस 3, ये हो जाएगा 3 इक्वल टू माइनस b, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू माइनस 3। देखो आ गया माइनस 3, मतलब ये देखो x माइनस 3 प्लस माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2, मैं ये माइनस को यहां पे मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, तो मेरे को मिलेगा ये। और देखो ये वाला देखो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 देखो, दे आर वन एंड द सेम थिंग। तुमको अगर स्क्रीन पे नहीं भी दिख रहा होगा तो तुमने लिख लिया होगा तो तुमको दिख जाएगा। देखो ये इक्वेशन 1 देखो, और अब ये इक्वेशन 2 देखो, ये इक्वेशन 2 है, कौन सा, ये वाला, सिमिलर है। अब आया समझ में कैसे निकालते पार्शियल फ्रैक्शन। ये लेकिन कब हुआ, जब ओरिजिनली मेरा फंक्शन वाज प्रॉपर रैशनल फंक्शन। प्रॉपर रैशनल फंक्शन यानी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर वाज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि डिनोमिनेटर में रिपीटेड फैक्टर्स आ गए, हो सकता है ना बेटा, क्यों नहीं हो सकता है? मतलब सर आपको बोलना ऐसा है कि x माइनस 1 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ऐसा अगर डिनोमिनेटर में कभी फंक्शन आ गया, ऐसा अगर कभी डिनोमिनेटर में फंक्शन आ गया तो उसके सर रूट्स तो निकलते हैं मेरे x माइनस 1, उसके मेरे रूट्स निकलते हैं x माइनस 1 x माइनस 1। तो ये लीनियर है, हाँ लीनियर है। ये रिपीटेड है, हाँ रिपीटेड है। आ जाओ केस 2 पे, व्हेन द डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल ले रखा है कि एक ऐसा इक्वेशन है, एक ऐसी कंडीशन आ गई है कि तुम्हारे पास में डिनोमिनेटर में ये सब सॉल्व हो क्या गया, मतलब सॉल्व हो क्या गया, मतलब कहाँ पे, ये वाली स्टेप आ गई है अपने पास में डायरेक्टली, इतनी वाली स्टेप, ये वाली स्टेप से स्टार्ट कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, एक ऐसा सिचुएशन आ गया है जिसमें अपने को ये वाली स्टेप मिल गई है, और वो स्टेप कैसी है, 1 अपॉन एक्स माइनस ए होल क्यूब अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। ऐसे समय पे अपने को क्या करना है, तो ऐसे समय पे जैसे यहां पे सिर्फ 2 फैक्टर्स थे तो 2 कांस्टेंट्स आए। देखो यहां पे नोटिस करने वाली बहुत सारी चीज है, क्या कि 2 फैक्टर्स थे तो 2 कांस्टेंट आए, और दोनों फैक्टर्स के एसोसिएटेड दोनों कांस्टेंट्स डिवाइड हो गए, दोनों कांस्टेंट्स डिवाइड हो गए। सिमिलरली सर अगर यहां पे x माइनस ए तो रिपीट हो रहा है 3 बार, हाँ ना,
x माइनस ए, x माइनस ए, x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी। तो इन शॉर्ट सर मतलब 1 2 3 4 5 कॉन्स्टेंट्स आएंगे क्या? हाँ 5 कॉन्स्टेंट्स आएंगे सर, दिख रहा है 1 2 3 4 5, और हर एक के डिनोमिनेटर में एक एक कॉन्स्टेंट चले जाएगा क्या? हाँ, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे? देखो, पहला कांस्टेंट a अपॉन एक्स माइनस ए होगा, दूसरा कांस्टेंट b अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर होगा, तीसरा c अपॉन एक्स माइनस ए होल क्यूब, चौथा x माइनस बी एंड पांचवा x माइनस सी। सर ये ऐसा क्यों किया? अरे क्यों ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारा वो 3 के फॉर्म में है, क्यूब के फॉर्म में है। तो क्योंकि वो तुम्हारा क्यूब के फॉर्म में है, तो जब तुम यहां से आगे बढ़ते हो तो तुम्हारी 1 डिग्री और बढ़ती है, डिग्री 1 बढ़ रही है, टोटल 3 डिग्री है तुम्हारे पास में डिनोमिनेटर में। और ये जो तुम्हारा फंक्शन है वो फंक्शन 5 डिग्री वाला है, 5 पावर वाला है। देखो, अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो तुम्हारे को जो कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे वो 2 मिलेंगे। अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर 5 पावर वाला है तो तुमको 5 फैक्टर्स मिलेंगे, तुमको 5 फैक्टर्स मिलेंगे तो तुमको 5 कांस्टेंट्स लेने पड़ेंगे। और अगर उसमें भी वो 5 फैक्टर्स में से भी अगर 3 रिपीट हो रहे हैं, तो कैसे रिपीट हो रहे हैं? वो क्यूब के फॉर्म में, मतलब 3 रिपीट हो रहे हैं मतलब पावर 3 आ गई। तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पहले 1, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, और फिर ये 2 बचे हुए, और फिर ये 2 बचे हुए। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके अपन ए बी सी डी डिटरमाइन करेंगे। इन सच केस डिटर्मिनेशन अब थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे? तो पहली स्टेप क्या हो गई? पहली स्टेप तो ये ऐसे फॉर्म में लिखो उसको, कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में लिखा। लेकिन कैसे लिखा? ये ऐसे फॉर्म में नहीं लिखा निस्ता, जैसे अभी ऊपर लिख लिया था। कैसे फॉर्म में लिखा? x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए होल क्यूब प्लस डी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस ई अपॉन एक्स माइनस सी। ऐसे फॉर्म में लिखा अपन ने, ठीक है, यस। स्टेप 2 क्या है मेरी? स्टेप 1 तो ये हो गई। स्टेप 2 क्या है? एलसीएम सबका 1 करना। अल्टीमेटली एलसीएम मेरे को यही लाना है। तो यहां पे क्या रिमेनिंग है उससे मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे जो रिमेनिंग, यहां पे जो रिमेनिंग, यहां पे जो रिमेनिंग, यहां पे जो रिमेनिंग। इसका मतलब मैं अल्टीमेटली क्रॉस मल्टीप्लाई करते जा रहा हूं हर बार मैं क्या करते जा रहा हूं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते जा रहा हूं, ताकि मेरा एलसीएम सेम हो जाए। एलसीएम सेम होने से क्या होगा? अरे भाई जब एलसीएम सेम होगा तब भी तो ये सब डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, और फिर इनके एसोसिएटेड में जो नंबर्स रहेंगे, फैक्टर्स रहेंगे, उनको लेके अपन सॉल्व करेंगे। सर लेकिन यहां पे तो इतने सारे फैक्टर्स है, एट द टाइम किसी एक को 0 करने के बाद भी 4 फैक्टर्स तो मेरे पास में अवेलेबल रहेंगे। मतलब i3 प्रोसेसर्स के लिए वापस बोल रहा हूं। मतलब देखो, यहां पे तो सिर्फ 2 ही फैक्टर्स थे, तो आइदर ऑफ देम कोई एक 0 हो जा रहा था तो तुरंत दूसरा मिल जा रहा था। अब यहां पे क्या होगा? यहां पे तो पांचों की पांचों आएंगे। 5 में से एट अ टाइम 4 को कैसे 0 करोगे तुम? होता है, कभी कभी होता है। लेकिन अगर नहीं होता है तो क्या करना है? देखो स्टेप 3, अगर नहीं होता है 0 एट अ टाइम तो क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी आइदर बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ द लाइक पावर। अगर एट अ टाइम 0 नहीं होता है तो कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करो, लाइक पावर के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करो। कैसे करेंगे इक्वेट? देखो यहां पे ये दोनों भी लीनियर पावर के थे और इनकी पावर 1 थी, और यहां पे देखो x की पावर 1 है, तो मैं इन तीनों को इक्वेट कर सकता हूं, मैं इसको इक्वेट कर सकता हूं। सिमिलरली यहां पे एक भी ऐसा कांस्टेंट नहीं है जिसका यहां पे आएगा, मतलब पावर 0। आई बात समझ में? इक्वेट कैसे होता है? लाइक पावर मतलब क्या? लाइक पावर मतलब क्या समझ में आया? लाइक पावर मतलब कि यहां पे भी 1 है और यहां पे भी 1 है, यहां पे भी डिग्री 1 है और यहां पे भी डिग्री 1 है। तो जिनकी डिग्री सेम होगी, जिनकी पावर सेम होगी, उन दोनों को मैं इक्वेट करूंगा। इक्वेट करना मतलब कैसे तुमको पता है ना? जैसे देखो आप इक्वेट कैसे होता है, 3x² + 2x + 1 इक्वल टू ax² + b 2b प्लस 6xc। तो देखो यहाँ पे x² की जो टर्म्स है उसमें a की वैल्यू इक्वेट हो गई 3। यहाँ पे x की जो टर्म्स है, x की टर्म में क्या है पता है क्या? x की टर्म में सिर्फ c नहीं है, 6c है, 6c। तो ये हो गया, मतलब c की वैल्यू, मतलब बेसिकली c इज इक्वल टू माई ये 6c इज इक्वल्स टू 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे x का 2 है, ये x का 2 है और ये 6c है, 6c इक्वल टू 2 हो गया। तो दिस इंप्लाइज c इज इक्वल्स टू 1/3। और यहाँ पे b देखो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है यहाँ पे 2,
यहाँ पे भी 2 कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे x टू द पावर 0 है, यहाँ पे भी x टू द पावर 0 है, मतलब यहाँ पे हो गया मेरा 2b इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज b इक्वल टू 1/2। ये हो गया मेरा आंसर अगेन। लेकिन सर ये पता कैसे, ये कैसे फाइंड आउट होगा? मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा मतलब क्या कि देखो जैसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ax प्लस bx, ये a को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, b को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, अब a को 2 के साथ में और b को 3 के साथ में, माइनस 2a माइनस 3b, और यहाँ पे क्या है मेरा 7x माइनस 1। x के कोएफिशिएंट्स क्या है दोनों, ये देखो a प्लस b, और ये माइनस 2a माइनस 3b, ठीक है। x के कोएफिशिएंट्स क्या है देखो, 7 इक्वल टू a प्लस b, ये ऐसा मेरा इक्वेट हो गया। इसको बोलते हैं इक्वेट करना, इसको क्या बोलते हैं? इक्वेट करना। आई बात समझ में? आई बात समझ में? इक्वेट कैसे करते हैं? यस सर, आ गई। लाइक टर्म्स को इक्वेट करना। सर वहां पे तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट को भी इक्वेट करते आता है, कॉमन ले लो और इक्वेट करना हो जाएगा, वो ऐसा कुछ उसमें दिक्कत वाला बात नहीं है। वो हो जाएगा तुम्हारा b माइनस ए इक्वल टू 2b माइनस 3b माइनस वो 2a इक्वल टू आ जाएगा, इतना कुछ नहीं उसमें। इक्वेट करना कोई इतना बड़ी बात नहीं है। आगे समझ में इक्वेट कैसे करना है? हाँ सर, मतलब कि स्टेप 3 में एक तो पहली बात तो बहुत सारे ज्यादा कॉन्स्टेंट्स आ गए थे, और वो कॉन्स्टेंट में एट ए टाइम 4 तो 0 नहीं हो सकते, इसमें 4 0 नहीं। सर हमेशा 5 आएंगे क्या? नहीं ना, हमेशा 5 आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। x माइनस ए एक्स माइनस बी होल स्क्वायर भी आ सकता सिर्फ। तो इन सच केस क्या होगा? अगर ऐसा आ गया तो क्या होगा? मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं x माइनस बी होल स्क्वायर एक्स माइनस ए। सर कितना है? टोटल फैक्टर्स 3 है, तो मतलब कॉन्स्टेंट्स कितने आएंगे? 3 आएंगे। सर हर बार ऊपर x 1 ही रहेगा क्या? नहीं, कुछ भी रह सकता है। देखो यहां पे हर बार ऊपर 1 नहीं रहेगा, ये तो अपन ने एक एग्जांपल ले लिया, इसलिए सिचुएशन ले ली। a अपॉन एक्स माइनस बी, ये मल्टीप्लीकेशन में, बीच में कुछ सिंबल नहीं है, प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस ए आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एलसीएम सेम करेंगे ताकि ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए, और फिर बाद में आए तीनों भी एट ए टाइम 0 तो हो नहीं सकती, 3 में से 2 एट ए टाइम 0 होने की और नहीं होने की चांसेस 50-50 है। तो अगर 0 हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो क्या करेंगे सर? नहीं हुआ तो ऐसे समय पे इक्वेट करेंगे। इक्वेट कैसे करेंगे? a को ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, b को ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, c को ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर की टर्म, x की टर्म और कांस्टेंट की टर्म इकट्ठा कर लो, इक्वेट करो, तुमको आंसर मिलेगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में मेरी? मैं क्या बोल रहा हूं सब समझेगा, मैं सॉल्व जैसे कैसे करूंगा सब समझेगा, पर अभी अच्छे से सुनो। ये मत सोचो सुनते वक्त कि सर क्या बोल रहे हैं सर, सब तारे जमीन पर हो रहा है, सब यहाँ पे घूम रहा है सर सिर के ऊपर, वैसा मत सोचो, सुनते चलो। मैं जैसे सॉल्व करने लगूंगा तुमको सब पिक्चर क्लियर होते जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लूंगा, स्टेप 3 इज ऑल्सो डन। अब स्टेप 4 क्या है फिर? भाई जो स्टेप 3 में ए बी सी डी के आंसर मिले वो यहाँ पे पुटअप कर देना है इक्वेशन 1 में, ये मेरा स्टेप 4 है। और जैसे मैं इक्वेशन 1 में पुटअप कर दूंगा फिर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लूंगा, और इंटीग्रेशन लेने के बाद अगेन यू कैन सी, देखो हर एक चीज डिनोमिनेटर में एक्सेप्ट दिस टू, इसका आंसर लॉग आ जाएगा, और यहां पे क्या लगेगा? x टू द पावर n का फॉर्मूला, एक्सेप्ट इसको पहले न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ेगा और फिर उसको लगाना पड़ेगा। उतना तो तुम कर ही सकते हो, मतलब इंटीग्रेशन लेना सोपा नहीं है। एक बार पार्शियल फ्रैक्शन में तुम उसको कन्वर्ट कर रहा होगा, कन्वर्ट कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट टास्क है, कन्वर्ट कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट टास्क है। चलो आ जाओ, अब यहां पे देखो, पहली बात तो दोनों की डिग्री सेम है, नहीं दोनों की डिग्री सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि सर यहां पे न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है लेकिन डिनोमिनेटर में स्क्वायर का होल स्क्वायर हो रहा है, मतलब डिग्री 4 है डिनोमिनेटर की। चलो अच्छा है भाई, प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, अब मेरे को उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए काम आसान हो गया, मेरे लिए काम आसान हो गया। ठीक है चलो, मैं पहले तो ये 3 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब मैं क्या करना है, सबसे पहले मेरा टास्क क्या होता है? स्टेप 1, इसमें भी स्टेप 1 वही है, पर स्टेप 1 क्यों इसमें मैंने नहीं लिया? क्योंकि वो अपन वहां पे पढ़ चुके, इसमें भी स्टेप 1 सेम फॉलो होगा, ठीक है ना? इसमें भी स्टेप 1 सेम फॉलो होगा। क्या है वो स्टेप 1?
चेक वेदर द फंक्शन इज प्रॉपर रैशनल फंक्शन और नॉट। अगर नहीं है तो करो, अगर है तो फिर शुरुआत करो आगे अपनी। यहां पे तो है मेरा, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो फैक्टर्स निकाल लेता हूं। देखो एक्स स्क्वायर, ये 2 -2 -1, एक्स -2, अरे माइनस नहीं प्लस, अरे हाँ ना, एक्स -2 एक्स -1, लेकिन इनका होल स्क्वायर और ये 3 - 2x स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया मेरा 3 - 2x स्क्वायर अपॉन x - 2 होल स्क्वायर, x -1 होल स्क्वायर। मतलब टोटल मेरे पास में कितने फैक्टर्स है बताओ जरा, टोटल मेरे पास में कितने फैक्टर्स है। ये लिखने का काम नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ तुमको बताने के लिए लिख रहा हूं। इसको मैं मिटाने वाला हूं लिख के। सर मेरे पास टोटल 4 फैक्टर्स है, तो कितने कांस्टेंट आएंगे सर, 4 कांस्टेंट आएंगे, ABCD, यस। और कैसे फॉर्म में आएंगे सर, अभी आप लिखोगे तो पता ही चलेगा हमको। हाँ हर एक चीज तो मैं लिखने वाला हूं। देखो 3 - 2x स्क्वायर अपॉन x -2 होल स्क्वायर, x -1 होल स्क्वायर। अच्छा ये यहाँ पे क्यों लिख रहा हूं मैं, यहीं पे लिख लेता था ना ऊपर। रुको यहीं पे तो लिख सकता हूं मैं, हाँ, a अपॉन x -2, या x -1 पहले ले क्या, हाँ सर x -1 पहले ले लो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ भी लो पहले, चलता है। मेरे को x -1 लेना था इसलिए मैंने लिया, क्योंकि मेरे नोट्स में यहाँ पे x -1 लिखा है मैंने, इसलिए जैसा मैं सॉल्व करूंगा वैसा मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। सर जबरदस्ती है क्या, हाँ। प्लस c अपॉन, अब क्या होगा देखो, क्यूब के वक्त मैंने तुमको बताया था, क्यूब के वक्त मैंने तुमको बताया था कि अगर क्यूब रहा तो पहला 1 फिर 2 और फिर 3। अगर सिर्फ 2 है तो 1 और 2। अगर 4 रहता सर तो, सर अगर इसके जगह 4 रहता तो 1 2 3 4। अरे i3 प्रोसेसर्स समझ गए ना, i3 प्रोसेसर्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। ये रहा। अब क्या करेंगे अपन, अब देखो, अब मैं पहली बात तो फैक्टर्स सबके एक करता हूं, मैं फैक्टर्स सबके एक करता हूं, ठीक है। रुको मेरे को 1 मिनट यहां पे आ जाने को, पहले जरा इसका भी मैं सहारा ले लेता हूं। मेरी नोट्स का सहारा लेना बहुत जरूरी है मेरे लिए ऐसे समय पे, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती हो गई तो तुम्हारे को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। चलो ये बात समझ में आ गई सर, इसकी आगे यहीं पे लिखो नीचे नीचे, ठीक है। देखो अब मेरे को एलसीएम सेम करना है। मेरे को एक बात बताओ, यहां पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है एक्स के साथ में एलसीएम सेम करने के लिए। सर यहां पे रिक्वायरमेंट है x -1, एक x -1 की और x -2 होल स्क्वायर की, एक x -1 की और एक x -2 होल स्क्वायर की। अरे भाई ये भले ही यहां पे प्रेजेंट होगा, पर यहां पे जब आएगा a के डिनोमिनेटर में तो होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो देखो x -1 x -2 होल स्क्वायर, जैसे मैं करूंगा तो ये हो जाएगा x -1 होल स्क्वायर, x -2 होल स्क्वायर। आई बात समझ में, यस सर। प्लस b के डिनोमिनेटर में x -1 होल स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो न्यूमरेटर में x -1 मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, नहीं। लेकिन फिर किसकी जरूरत है सर, x -2 होल स्क्वायर की। शाबाश, तो कर दो। सर ये क्या कर रहे हैं आप, बेटा मैं इसमें एलसीएम सेम कर रहा हूं, मैं इसमें एलसीएम सेम कर रहा हूं सबका। कैसे कर रहा हूं मैं बेटा एलसीएम सेम, मैं चेक कर रहा हूं कि डिनोमिनेटर में क्या मिसिंग है। यहां पे a के साथ में डिनोमिनेटर में, क्योंकि अपने पास में यहां पे डिनोमिनेटर में x -1 होल स्क्वायर और x -2 होल स्क्वायर था, तो यहां पे भी x -1 होल स्क्वायर और x -2 होल स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन है क्या यहां पे, नहीं है सर। तो कैसे लाएंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, कैसे, x -1 से और x -1 होल स्क्वायर से। वही चीज मैंने डायरेक्टली लिख दी, बस थोड़ा स्मार्ट वे से। स्मार्ट वे कैसा है, ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है तो मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, सिर्फ वो चीज जो डिनोमिनेटर में नहीं है, मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अब c के साथ में तुम करो, पॉज करो और करो c के साथ में x -2, क्योंकि x -2 की एक की कमी थी और x -1 होल स्क्वायर की कमी थी, अपॉन x -2 होल स्क्वायर हो गया और x -1 होल स्क्वायर हो गया। अब d के साथ में, लेकिन सर d के साथ में तो x -2 होल स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मेरे को सिर्फ x -1 होल स्क्वायर चाहिए, और ये बचिए मेरे को x -1 होल स्क्वायर, x -2 होल स्क्वायर। अब अपन नोटिस कर सकते हैं सर कि सबका डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम और ये डिनोमिनेटर सेम, तो ये कैंसिल हो जाएगा।
सही बच्चे लोग, बहुत अच्छे से कर रहे हो तुम। ये हर एक का डिनोमिनेटर सेम होने के बाद में कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम लेफ्ट विथ इज 3 - 2x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू x माइनस 1 x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस b इंटू x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस c इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस d इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब देखो, अगर मैं पुट x इक्वल टू 1 करता हूं तो क्या क्या जीरो हो जा रहा है? a जीरो हो जा रहा है, b जीरो हो जा रहा है क्या? नहीं। c जीरो हो जा रहा है, हाँ। d जीरो हो जा रहा है, हाँ। तो मेरे को b मिल गया x इक्वल टू 1 से। सर आपको कैसा पता चला? अरे भाई देखो, यहाँ पे सीधा 1 पुटअप करने से d जीरो हो जा रहा, यहाँ पे 1 पुटअप करने से c जीरो हो जा रहा, ये जीरो हो जा रहा है, सिर्फ b जीरो नहीं हो रहा है। और सर आपको पता कैसे चला सिर्फ 1 ही पुटअप करना है? फिर से वही बात कि फैक्टर्स कौन से x माइनस 1 x माइनस 2। तो भाई x की वैल्यू x माइनस 1 x माइनस 2 क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। मतलब क्या? वो रूट प्रोवाइड करेंगे, और रूट क्या मिलेगा अपने को? 1 और 2। मतलब एक तो मैं 1 पुटअप कर सकता हूँ, 2 पुटअप कर सकता हूँ, इसके अलावा कोई मैं नंबर पुटअप नहीं कर सकता। तो पहला मैंने 1 पुटअप किया। जैसे मैंने 1 पुटअप किया, देखो मेरा आंसर क्या आ रहा है, ये सब जीरो हो गया, a जीरो हो गया, पिंक से लिख रहा हूं मैं, 3 ये 1 इज इक्वल टू a इंटू 0, भले ये नहीं जीरो है लेकिन ये तो जीरो हो गया है, प्लस b इंटू 1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस c इंटू 0 प्लस d इंटू 0। सो माई अल्टीमेटली आंसर इज 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू b इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 1 इक्वल टू b, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 1 इंटू b इज 1, b मेरे को मिल गया 1। सर अगर मैं 2 पुटअप कर दूंगा, मैं अगर सर x इक्वल टू 2 पुटअप कर देता हूं, एंड इफ आई पुट x इक्वल टू 2, तो सर अगेन a जीरो हो जा रहा है, b जीरो हो जा रहा है, c जीरो हो जा रहा है, लेकिन d जीरो नहीं हो रहा है, d जीरो नहीं हो रहा है। तो पुटअप कर दे क्या? हाँ सर पुटअप कर देते। चलो कर दिया पुटअप। मैं अब ब्लू से लिख रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा ये 3 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0 प्लस c इंटू 0 प्लस d इंटू, यहां पे 2 पुटअप करने से क्या होगा? 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8, 3 माइनस 8 माइनस 5 इक्वल टू d। मतलब d की वैल्यू क्या हो गई? d इक्वल टू माइनस 5। अब देखो b इक्वल टू 1, d इक्वल टू माइनस 5 मिल गया, लेकिन स्टिल आई डू नॉट हैव a, I do not have b, and I still do not have I do not have क्या है मेरे पास में? I still don't have a and I still don't have c। One second। एक मिनट, बहुत जोर से धमाका हो गया यहाँ पे, फोन गिर गया भयानक सा। चलो अब देखो, आई स्टिल डू नॉट हैव ए एंड सी विथ मी। ए एंड सी मेरे पास में अभी भी नहीं है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? अब वो टास्क है जो यहाँ पे वो स्टेप 2 में वो लोग बात कर रहे थे, स्टेप 2 या स्टेप 3 में। देखो स्टेप 1 हो गया मेरा, स्टेप 2 भी हो गया था मेरा, एलसीएम सेम करना। स्टेप 3 में क्या बोल रहे थे कि अगर ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स इक्वल टू 0, ये कर लिया अपन ने, ये कर लिया इक्वल टू 0 पुटअप करके। कैसे इक्वल टू 0 पुटअप करके? वो नंबर पुट करने से वो डायरेक्टली 0 हो गए थे, लेकिन सर अभी भी कुछ कांस्टेंट्स बचे, तो ऐसे समय पे वी विल इक्वेट, ऐसे समय पे वी विल इक्वेट। अब देखो कैसे इक्वेट होगा। अब पहली बात तो ये
कि ए और बी और डी की वैल्यू पता है मेरे को, तो मैं पहले पुटअप कर देता हूं यहाँ पे बी और डी की वैल्यू। चलो देखो 3 माइनस 2x स्क्वायर इंटू ए इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है 1, तो ये एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू क्या है, शुड आई पुट इट और नॉट, अरे पुट करने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, मैं बिना पुट कर ही कर सकता हूं। देखो वही मैं सोच रहा था, पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों सर? अरे भाई अपने को ए और सी फाइंड आउट करना है ना, तो ए और सी के जो कोएफिशिएंट्स है उनका अपन चेक करते। पहली बात तो ए और सी का कोएफिशिएंट देखो, पहले तो ये देखो 3 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस सी का लिख रहा हूं मैं एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, फिलहाल तो मैं इतना लिख रहा हूं सी के लिए, ठीक है ओके। और अब देखो बी का, बी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और मेरा डी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है सबको? पक्की बात है ना? हाँ, कुछ भी नहीं, बस एक्सपांशन किया मैंने और कुछ भी नहीं। अब देखो एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर और 4x स्क्वायर प्लस 4x और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 प्लस c इंटू एक्स क्यूब। सर ये हमको एग्जाम में इतना लेंदी करना है क्या? नहीं, तो इसके लिए सर शॉर्टकट बता दो ना डायरेक्ट। चलो देखो शॉर्टकट देखो, इतना लिखने दो बस मेरे को, रुक जाओ, ये लिखने दो बस एक्स क्यूब। अच्छा ठीक है, चलो एक्स क्यूब तक के ठीक है मेरे को। अब मेरे को बताओ अपने क्वेश्चन में एक्स किस किस, अगर मैं एक्स को मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया अब मेरे पास में, ये आ गया मेरा पूरा। अब मेरे को ए को हर एक टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करते जाना पड़ेगा, तब मेरे को यहाँ पे अलग अलग कोएफिशिएंट्स मिल जाएंगे ए को फाइंड आउट करने के लिए, बराबर। लेकिन सबसे पहली बात तो कॉमन कोएफिशिएंट कौन सा है, कॉमन टर्म कौन सा है? ए मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब के साथ में और सी मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब के साथ में। और मेरे को यहां पे बताओ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? 0। तो मैं जब इक्वेट करूंगा थोड़ा सा ट्रिकी और ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा पार्ट, थोड़ा सा, पर ज्यादा नहीं। तो मैं जब इक्वेट करूंगा, देयरफॉर ऑन इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, what I get is a plus c is equal to 0। सर कैसे किया? a को एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करो, c को एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब कॉमन निकालो तो मेरे को क्या मिलेगा? a प्लस सी मिलेगा। और यहाँ पे क्योंकि एक्स क्यूब प्रेजेंट नहीं था, मतलब यहाँ पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 0 था, तो ये आ गया। सर अभी भी तो आंसर नहीं निकला, निकलेगा। देखो एक्स स्क्वायर है अपने पास में, तो क्या मैं एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट्स को अगर मैं इक्वेट कर लूं, क्या अगर मैं एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर लूं तो मेरे को आंसर मिल जाएगा? क्या मेरे को आंसर मिलेगा? सर बहुत ही लेंदी हो जाएगा ना वो। हाँ लेंदी तो हो जाएगा, पर क्या करें सर, एक कोशिश कुछ अलग बताओ। देखो नाउ पुट x इक्वल टू 0, कहां पे लेकिन 0 पुटअप करना है? कहां पे 0 पुटअप करना है? इक्वेशन 2 में, इन इक्वेशन 2। सर इतना लेंदी एग्जाम में आएगा क्या? आ सकता है, पर इतना लेंदी कभी कभी करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन वही तो है, यही तो है वो तुम्हारा चैलेंज, करना पड़ेगा। ठीक है चलो, अब मैंने x इक्वल टू 0, ये कहां से पुटअप कर दिया सर आपने? देखो ना कैसा होगा, अभी पता चलेगा तुमको क्या होने वाला है। तुम्हें जैसे x इक्वल टू 0 पुटअप हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 0 0 0, ये क्या हो जाएगा? -2 -1, और ये -2 का स्क्वायर 4, मतलब ये हो जाएगा -4a, ये हो जाएगा -4a। मैं लिख दूं यहाँ पे? हाँ सर लिख दो, ये तो 0 हो गया ना,
ये तो 0 हो गया। अभी बहुत बड़ा मैजिक होने वाला है, ठीक है ना, और मैं तुमको बता दूंगा वो शॉर्टकट, तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। -4a प्लस, वैसे ही अब मैं b यहाँ पे 0 पुटअप करूंगा तो ये हो जाएगा +4b, यहाँ पे 0 पुटअप करूंगा तो ये -2c हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, -2c। d में मैं 0 पुटअप करूंगा, -1 का स्क्वायर, मतलब ये d हो जाएगा। सर मेरे को b और d की वैल्यू तो पता है। यस बच्चे, d और c की वैल्यू नहीं पता है क्या? पता है b और d की वैल्यू, -4a + 4, b की वैल्यू इज 1, -2c -5, तो ये हो जाएगा। अब मैं इसको यहां सॉल्व करता हूं, 3 = -4a -2c, और ये हो जाएगा -1। मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, नहीं माइनस कॉमन निकाल के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 4a + 2c + 1, ये 1 को यहाँ पे लेके चले जाऊंगा, -1 4a + 2c, मेरा ये आ जाएगा 4a, और इसमें से 2 भी कॉमन निकाल लेता हूं मैं, इसमें से मैं 2 भी कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा 2a + c = -4, ये हो जाएगा 2a + c = -2। अब देखो मैं इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं, अगर मैं 3 और 4 को माइनस कर दूं, इक्वेशन 3 - इक्वेशन 4, तो c और c कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस +2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मतलब 3, मतलब 4 और 3 को माइनस कर देता हूं, चलो, या 3 और 4 को भी क्या तो चलेगा, तो ये हो जाएगा -a = 2, दिस इंप्लाइज a = -2। अरे b4 था ना कि नहीं, b4 नहीं था, a = -2, therefore a = -2। सर आपने 0 क्यों पुटअप किया पहले वो बताओ। मैंने 0 इसलिए पुटअप किया क्योंकि देखो मैंने पहले x³ के कोएफिशिएंट को सब्स्टिट्यूट कर लिया था, अब मेरे को x² के कोएफिशिएंट को सब्स्टिट्यूट करके कुछ मतलब नहीं मिल रहा था, मेरे को x² के कोएफिशिएंट को सब्स्टिट्यूट करके कुछ मतलब नहीं मिल रहा था। क्यों? अरे देखो सिंपली देखो, एक नोटिस करो, b और d में x² के कोएफिशिएंट्स है हाईएस्ट डिग्री b और d में ही x² है, और c और a के साथ में x³ है। तो क्योंकि अब मैंने x³ को कोई इक्वेट करके मेरे को a + c मिल गया, मैं x² को इक्वेट करूंगा तो मेरे को b और d मिलेगा रे, मेरे को b और d मिलेगा, जबकि मेरे को b और d नहीं चाहिए ना, मेरे को b और d का साथ ही नहीं चाहिए, मेरे को b और d का साथ ही नहीं चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट कांस्टेंट को इक्वेट किया। सर कांस्टेंट को कैसे इक्वेट करेंगे? डायरेक्ट हर एक को मल्टीप्लाई करते जाना क्या यहाँ पे, हर एक को नहीं, डायरेक्टली x की वैल्यू 0 पुटअप करो, तुमको हर एक के कांस्टेंट्स मिलते जाएंगे। देखो b के साथ में कांस्टेंट क्या आया था बताओ मेरे को, b के साथ में कांस्टेंट 4 आया था ना, यहाँ पे देखो b के साथ में कांस्टेंट, तुमको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तुमको पता चल जाएगा डायरेक्ट। c का कांस्टेंट c के साथ में 1 आया था, देखो d के साथ में, सॉरी d के साथ में, क्योंकि ये 0 हो गए थे। तो जब भी तुमको इक्वेट करना होगा तो सबसे पहली बात तो सबसे बड़ी पावर को इक्वेट करेंगे, तो बड़ी पावर से एक टर्म मिलेगी, और बाद में अगर तुमको कांस्टेंट को इक्वेट करना है, तुमको अगर कांस्टेंट को इक्वेट करना है तो डायरेक्टली x = 0 पुटअप करेंगे। कहां पे x = 0 पुटअप करेंगे? यहीं पर ही, तो तुमको आंसर मिल जाएगा, और यहां पे फिर तुम्हारा पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व हो जाता है। a अगर -2 आ गया है तो c क्या रहेगा मेरा? सर ये -2 आ गया है, मैं इसमें पुटअप कर देता हूं, -4 माइनस ये हो जाएगा 2 × -2 + c = -2, therefore c is equals to -2 + 4, c equals to 2, मतलब therefore a is equal to -2, b is equals to 1, c is equals to 2, d is equals to 5। -5 है क्या? -5, एंड हेंस ये सब वैल्यूज मैं इक्वेट कर दूंगा किसमें? इसमें, तो ये मेरे को दे देगा फाइनली, मैं इसको ब्लैक से लिखता हूं, -2/x - 1 +
b की वैल्यू 1 थी, x माइनस 1 होल स्क्वायर, c की वैल्यू भी प्लस 2 थी, x माइनस 2, d की वैल्यू माइनस 5 थी, तो माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर। सर अब क्या करेंगे इसके बाद में? इसके बाद में अपना टास्क रहता है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन लो और यहाँ पे इंटीग्रेशन हर एक में। सर इसका तो आंसर लॉग, लेकिन यहाँ पे इसको न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ेगा, ax प्लस बी टू द पावर n का फॉर्मूला, इसका आंसर लॉग, और यहाँ पे ax प्लस बी टू द पावर n का फॉर्मूला, लेकिन कब? जब वो न्यूमरेटर में जाएगा। क्या तुमको ये बात समझ में आई? नहीं आया होगा तो फिर से जाओ पीछे और फिर से देखो अच्छे से, सुनो, मैंने हर एक चीज को एक्सप्लेन किया है। प्लीज, तुमको ये थोड़ा हार्ड लगेगा, तुमको ये कॉम्प्लेक्स लगेगा, इसलिए मैंने तुमको थियोरी भी लिख के दी है इसमें, कि जो मैं चीज बोल रहा हूं अगर वो तुमको नहीं समझ में आ रही है, तुमको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो सिंपली थियोरी को फॉलो करो और कुछ भी मत करो, सिंपली थियोरी को फॉलो करो, तुमको आ जाएगा। आई बात समझ में? इंटीग्रेशन है ही ऐसा टॉपिक कि जब तक कि तुम खुद से नहीं करोगे, जब तक कि तुम तुम्हारा सोच बढ़ाओगे नहीं, तब तक कि नहीं बढ़ेगा, तब तक कि तुमको नहीं आएगा। तो कोशिश करने पर ही हर एक चीज हासिल होती है। कोशिश करो, हारो नहीं। अभी भी हो गया क्या सर? नहीं सर, एक लास्ट बाकी है, एक लास्ट। कैसा सर? जब डिनोमिनेटर में आ जाए क्वाड्रेटिक फैक्टर। सर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया मतलब क्या? ये देखो ऐसा, डिनोमिनेटर में इटसेल्फ ये होल स्क्वायर नहीं है, रूट क्वाड्रेटिक में आ गया है, एक फैक्टर क्वाड्रेटिक में है, एक फैक्टर क्वाड्रेटिक में है। ये कब होता है? जब इक्वेशन क्यूब के फॉर्म में होता है, एक्स क्यूब, क्यूबिक इक्वेशन। इक्वेशन चैप्टर में अपन ने सीखा है क्या कि इक्वेशन चैप्टर में अपने को एक तो x माइनस 1 और बाद में मिल जाएगा समझो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये मिल जाता है। ये देखो ये क्वाड्रेटिक। ऐसा अगर कभी आ गया तो, ऐसा कभी अगर आ गया तो क्या करेंगे? सेम जो प्रोसीजर ऊपर फॉलो की थी वो यहां पे करेंगे, लेकिन स्लाइड चेंज के साथ में, स्लाइड चेंज के साथ में। एंड वो चेंज कैसा है यहां पे देखो, बस स्लाइड चेंज देखो कैसा है। पहले तो फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, पहले तो फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। हाँ सर, मतलब फैक्टर्स के फॉर्म में इन द सेंस यहां पे फैक्टर्स निकल रहे क्या? अभी नहीं। स्टेप 1 क्या थी? पहले तो चेक करो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है क्या? सर प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, ओके। स्टेप 2 फैक्टराइज करो, सर ऑलरेडी फैक्टराइज है। स्टेप 3 कांस्टेंट के फॉर्म में लिखो। चलो a अपॉन x माइनस 3। सर कितने कांस्टेंट्स आएंगे इसमें? 3 कांस्टेंट्स आएंगे। कैसे देखो सर, ये क्या कर दिया? अरे बच्चों मैंने कुछ भी नहीं किया, ये डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक था ना, तो मैंने उसको इससे एक छोटा कम डिग्री वाला इक्वेशन मैंने ऊपर लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये मेरा प्रॉपर हो जाएगा और मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तब मेरे को डायरेक्टली आंसर मिलेगा बी और सी का। सर ऐसे क्यों करना पड़ रहा है अपने को? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आ गया यार, इसलिए क्वाड्रेटिक आ गया, इसलिए क्वाड्रेटिक आ गया, इसलिए लीनियर फैक्टर्स रिपीट नहीं हो रहे, क्वाड्रेटिक आ गया। लीनियर फैक्टर्स का रिपीट होना मतलब क्या? x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ये हो गया x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये हो गया लीनियर फैक्टर का रिपीटेशन। क्वाड्रेटिक आना मतलब क्या? क्वाड्रेटिक आना मतलब क्या? x इटसेल्फ विल बेयर अ पावर मोर देन 1, मतलब 2, ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक। और इन सच केस मेरा, अगर मेरे दोनों भी सर क्वाड्रेटिक रहते तो bx प्लस सी dx प्लस ई ऐसा करना पड़ता। यहां पे अगर सर ऐसा रहता, समझो ये भी 2 रहता, तो यहां पे ax प्लस डी कर देना पड़ता। yes. लेकिन क्योंकि वो है नहीं तो अपने को तो इतना अपना नसीब अच्छा है। सर अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो सिखा दो हमको। देखो पहले तो एलसीएम सेम करेंगे। एलसीएम सेम करने का मैंने तरीका क्या बोला था? यहां पे क्या मिसिंग है? एक्स स्क्वायर प्लस 2, कहां पे? यहां पे। और यहां पे क्या मिसिंग है? x माइनस 3, तो वो मैं पुटअप कर देता हूं। सर इसके एग्जाम्पल्स नहीं करने क्या? अरे ऐसे मत सोचो, 14 एग्जाम्पल्स है, उसमें भी मैं 8-10 करूंगा, 5-6 करूंगा, तुमको बाकी होमवर्क करेंगे वो अगले सेशन में होगा, लेकिन ये वाले सेशन में नहीं। इतना परेशान नहीं करूंगा मैं तुमको रिलैक्स करने का मौका मिलेगा, तुमको रिलैक्स करने का मौका तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। देखो फिर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी
एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब क्या करेंगे सर, अरे डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये x इक्वल टू सर पुट x इक्वल टू 3 कर दूं? हाँ सर, ये 0 के a मिल जाएगा। ओके, a 11/3 आ गया। हाँ आ गया सर। अब क्या करेंगे सर, अभी अब हमको नहीं मालूम, आप बताओ। हाँ बताता हूं, देखो। हाँ चलो, अब इसको अपन यहां कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। मेरा फाइनली a आ गया 11/3। अब फिर से रिराइट कर देता हूं मैं एक बार, ताकि तुमको दिक्कत ना जाए। x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स माइनस 3 बराबर। डिनोमिनेटर कैंसिल करके लिख दिया। अब देखो, अब मेरे को a की वैल्यू तो पता है, लेकिन मेरे को क्या b की वैल्यू और c की वैल्यू पता है? नहीं। लेकिन सर आपने हमें कहा था पिछले इसमें कि अगर जब कभी भी तुमको इक्वेट करना है तो सबसे पहले सबसे बड़ी पावर वाला वेरिएबल जो रहेगा, सबसे बड़ी पावर वाला, उसके कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। मतलब क्या, यहां पे सबसे बड़ी पावर किसकी है? एक्स स्क्वायर की है ना। और एक्स स्क्वायर के साथ में कोएफिशिएंट इस तरफ में क्या है? 0। मतलब यहां पे तो 0 हो गया। कोई इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पे तो 0 आ गया, लेकिन यहां पे क्या आया? a प्लस यहां पे क्या आएगा? b। c आएगा क्या? नहीं। और क्योंकि सर आपको a पता है तो आपको b पता चल जाएगा क्या? हाँ, -11/3। सर लेकिन अभी भी c तो मिला नहीं, अब c कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट स्टेप, पहले पुटअप करके निकल गया आंसर, सबसे बड़ा कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लिया। अब उससे छोटे को करेंगे, x को करेंगे क्या? नहीं। किसको करेंगे? डायरेक्टली कांस्टेंट को करेंगे। देखो डायरेक्टली कांस्टेंट को कैसे करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? x इक्वल टू 0 पुटअप कर देंगे, x इक्वल टू 0 पुटअप कर देंगे। देखो यहां पे कांस्टेंट क्या है? 0 है अगेन, तो यहां पे 0 गया। इक्वेटिंग नहीं, पुटिंग, सॉरी 0 है क्या? मतलब क्या है? 0 पुटअप करने वाले अपन तो, इसलिए 0 आ जाता है। पुट x इक्वल टू 0, तो ये 0 इक्वल टू ये हो जाएगा 2a प्लस b, तो 0 हो जाएगा डायरेक्टली, देखो। और ये हो जाएगा -3 इंटू सी। a की वैल्यू क्या है? ये -3c इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और a की वैल्यू इज 11/3, तो देयरफॉर ये 3 इधर जाएगा डिनोमिनेटर में, तो देयरफॉर c इज इक्वल टू 22/9। मैंने कुछ गलत लिख दिया। a इज इक्वल टू 11 ना, ओफो 3/11 है a। अरे ये 11 डिनोमिनेटर में जाएगा, 3/11 है। सर आप भी थक गए क्या? नहीं, मैं कभी नहीं थकता। फिर गलती, वो थोड़ी बहुत गलती कभी हो ही जाती है ना, ऊपर नीचे। 3/11 है, तो अब ये क्या होगा? ये 3 यहां पे जाएगा, तो वो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, मतलब 2/11 आंसर आ गया। क्या b सही है मेरा? नहीं, b भी मेरा गलत है। फिर b मेरा -3/11 चाहिए। लिखने में गलती हुई है, कैलकुलेशन में गलती नहीं हुई है, लिखा गलत गया है मेरे से, बाकी कुछ भी नहीं। सर a b c मिल गया, बस पुटअप करना है।
कहां सर? ये यहां पे पुटअप करो ना। ए क्या है? 3/11 x माइनस 3 प्लस बी क्या है? -3/11 x प्लस सी क्या है? पॉजिटिव है क्या? हाँ, 2/11 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। सर इसके बाद में इंटीग्रेशन लो। ये डिनोमिनेटर सर सेपरेट नहीं हो रहा क्या? अब क्या करेंगे सर? अब यहां पे तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा और यहां पे तुमको ऊपर जितनी भी चीजें पड़ी है उसमें से कोई भी एक चीज यहां पे लगेगी, कोई तो भी एक चीज यहां पे लगेगी। कौन सी लगेगी, कैसे लगेगी, वो तुम्हारा टास्क है। आगे अभी नहीं करना, वो तो मैं बताऊंगा। ये तो सिर्फ अपन रिजॉल्व करना सीख रहे हैं, कैसे करते हैं। आगे इंटीग्रेशन लेना तो अपने को आता है। क्यों? क्योंकि अभी तक क्या अपन जो इंटीग्रेशन सीखता है वही यूज करना है, तो इतना कुछ है नहीं। और मेरे को तो ये देखते बराबर पता भी चल गया। खैर मैं तो इतना प्रैक्टिस कर चुका हूं, इसलिए इसको अगर मैं सेपरेट कर दूं तो -3/11 इंटीग्रेशन x/x² प्लस 2। सर ऐसे टाइप का क्वेश्चन कहीं तो भी किया है क्या? ये फंडामेंटल इंटीग्रल्स में से एक है क्या? नहीं सर। फिर सर सब्स्टिट्यूशन। वेरी गुड, वेरी गुड। सब्स्टिट्यूशन करो, तुमको आंसर मिलेगा। मतलब बता रहा हूं मैं तुमको, इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना है। मैं तुमको बता रहा हूं कि नॉट ओनली लॉगरिथम से आंसर आएगा, बट अपन जो पढ़ चुके हैं ऊपर अभी तक के उसका भी वापर होगा। तो यस, दिस इज हाउ द पार्शियल फ्रैक्शन इज डन। पार्शियल फ्रैक्शन को रिजॉल्व करना सीखे है अपन, और अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करना है वो सिखाया अपन ने। रेस्ट एग्जांपल्स वाला पार्ट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट सेशन। पर उसके पहले मेरे को एक शॉर्ट में बात बतानी है, वो बताओ क्या अभी? नहीं सर, वो आप अगले सेशन में बताओ ताकि हमको समझेगा। और उसके बाद में डेफिनेट इंटीग्रल है जो कि बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। वो तुम्हारा इंटीग्रेशन से रिलेटेड, मतलब जो तुमने अभी तक किया है वही सब है, बस उसमें लिमिट्स आ जाती है। तो मैंने तुमको बोला बहुत सिंपल है, वो तो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वी विल स्टॉप एंड नेक्स्ट सेशन में अपन एग्जांपल्स करेंगे। तब मैं तुमको वापस एक और बार रिवाइज कराऊंगा और फिर अपन एग्जांपल्स करेंगे, तुमको इस पे और क्लैरिटी आएगी। ओके, नहीं भी क्लैरिटी आ रही है तो यू विल हैव द पीडीएफ विथ यू, तो तुम उसको पढ़ के और अच्छी अपनी क्लैरिटी ला सकते हो और अपनी क्लैरिटी वहां पे ला सकते हो। पूरा पीडीएफ में मैंने डिटेल में थ्योरी दे चुका हूं। मैं पार्शियल फ्रैक्शन के पहले कौन से फ्रैक्शंस की अपने को पढ़ने की जरूरत थी, वो भी पार्शियल फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करते तो 3 अलग अलग केसेस आते, वो सब। ठीक है, ओके, दैट्स इट फ्रॉम मी। थैंक यू वेरी मच।